हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरी क्लासेस 9 एंड 10। आज हम इस वीडियो में रैपिड रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। तो बहुत ध्यान से समझना है इस चैप्टर को क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड पर्सपेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें से ही आपके न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों इक्वल नंबर्स की आपकी पूछी जा सकती है। और अगर मैं बात करूं पर्सपेक्टिवली, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं आपके न्यूमेरिकल्स की, तो यही एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिससे आपको न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान से समझना है इसको, और जहां पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बताना। जो भी दिक्कत आती है तो वहां पर कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख देना, उसका आंसर मैं जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर काफी लेंदी है, तो कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी आपको अच्छे से समझाने की। तो बात करते हैं लाइट की। तो लाइट क्या होता है, तो पहले मैं क्या कर लूं, पेन ले लेता हूं। हाँ, तो लाइट क्या होता है वो समझते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं बात करूं लाइट की, तो मैं अपने आप को ना ऊपर कर देता हूं। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक तरीके की एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं किसको, ऑब्जेक्ट्स को। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, तो अब मैं बात करता हूं सेकंड वाले पॉइंट्स की। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देते हैं, ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर कोई भी है आपके पास, तो वहां पर क्या होगी, लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी और वो काफी सारी लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। काफी लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और बहुत सारी लाइट आपकी आंखों तक पहुंचती है जिसकी वजह से आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जैसे मान के चलो अभी आपके सामने टेबल कोई रखी हो, चेयर कोई रखी हो, वो आपको क्यों दिखाई देगी? क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या पड़ रही होगी, लाइट पड़ रही होगी, और लाइट पड़ने से क्या हो रहा होगा, वहां से वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा लाइट को, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो आपके आंखों तक पहुंच रही होगी, तभी आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? एक तो सबसे फॉरमोस्ट तो है लाइट ही, साथ ही साथ में रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से भी आपको क्या दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। ठीक है भाई, तो बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करेगी, आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ना कि आपकी कर्व्ड लाइन में। ठीक है, तो अब ये मेनली इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, मतलब ये है सिंपल सा, अगर आपने लाइट कहीं पर मारी तो वो सीधी जाएगी, ऐसे नहीं कि सर्कुलर टाइप में आपकी हो जाएगी। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 की। बहुत बेसिक सा पॉइंट है कि लाइट की वजह से आपकी शेडो बन पाती है, लाइट की वजह से ही इमेज बन पाती है, लाइट की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो रही है। मतलब बहुत सारी चीजें आपकी, बहुत सारी एप्लीकेशंस आपकी किसकी, लाइट की। तो अब मैं छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए ये पूछता हूं, आपको क्या करना है, उसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर के अंदर या फिर वैक्यूम के अंदर आपकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, वो आपको क्या निकालनी है, क्या करना है, उसको कमेंट में बताना है। और मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे इसका आंसर जरूर दें। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें ये क्या है, लाइट का आपका क्या हो जाएगा, बेसिक्स आपकी चीजें हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, और लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, या फिर मैं कहूं कि लाइट ऑलवेज फॉर्म शैडोज। और अगर मैं कहूं एक और पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट है ये अपना, कि व्हेन लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट देन it reflect the lights and reflected light reaches our eyes so that we can see the objects। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे की। तो आगे क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होने वाले हैं, वो मतलब ध्यान से समझना इसको। तो बात करता हूं मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, सभी बच्चों को पता होता है। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि जिस एंगल से हमने इंसिडेंट करी लाइट रे को, उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी और सिंपल से सिंपल डेफिनेशन की। तो सिंपल डेफिनेशन ये है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखो अब जैसे इस वाली डायग्राम में आप चेक करना है, इस वाली डायग्राम में, तो यहां पर जो ये लाइट रे आ रही है ना, ये वाली लाइट रे, तो ये जहां से आप लाइट डाल रहे हो दैट इज योर इंसिडेंट रे। उस लाइन को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और वो टकरा कर वापस जाती है जब लाइट रे, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। जो यहां पर लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड रे, ये टकराने के बाद क्या होगी, वापस चली गई। और इन दोनों के बीच में जो ये लाइन होती है ना, ये वाली जो लाइन स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, ये होती है आपकी क्या, नॉर्मल, जिसको हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। और वैसे इसका नाम क्या होता है, नॉर्मल नाम होता है। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो यहां पर देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट के बीच में जो एंगल होता है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब यहीं से आपको पता चलेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो यहां पर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो यहां पर क्या हो रहा है, आपकी लाइट रे, देखो फिर से देखते हैं, जब आपके पास कोई भी लाइट रे आई और बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम में, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहां पर देखते हैं क्या डेफिनेशन लिखी है।
When the light falls on a highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. मतलब जब कभी भी लाइट का फॉल का मतलब लाइट डाली जाती है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो वहां पर क्या होता है बेसिकली मोस्ट ऑफ द लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है अभी तो। अब मैं बात करता हूं यहाँ के आज के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 1 का, जो है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपका ये वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर बेसिकली 2 लॉ होते हैं आपके रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ होता है आपका द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ याद आ रहा है ना, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो वही आपका क्या होता है बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है भाई, अभी मैं बात करता हूँ सेकंड वाले लॉ की। ये थोड़ा ध्यान से समझना, क्यों मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें गलतियां समझते हैं, इसमें गलती करते हैं समझने में। तो देखो इन्होंने क्या बोला, अभी पहले मैं इसको ना इरेज कर लूं, अब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास ये वाला पॉइंट होता है ना जहां पर आपकी तीनों लाइनें मिलती है ना, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। तो यहां पर ये क्या कर रही है, एक ही प्लेन के ऊपर लाइट कर रही है। देखो एक ही प्लेन है ना, इसी के ऊपर ये लाइट कर रही है तीनों के तीनों। तो ये आपका होता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर द फॉलिंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इफ वी टॉक अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इतना था इस स्लाइड के ऊपर। ठीक है भाई, अब अपन बात करते हैं आगे। तो आगे बात करने के लिए हम चलते हैं आगे। ठीक है भाई, तो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, आपके प्लेन मिरर की। अब यहां पर जो टॉपिक है वो है प्लेन मिरर। तो ध्यान से समझना कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज भी कई बार आपसे पूछ ली जाती हैं। तो प्लेन मिरर क्या होता है क्या नहीं होता वो समझते हैं। तो द इमेज इज फॉर्म्ड is always erect by the plane mirror। प्लेन मिरर की खास बात ये होती है कि हमेशा वो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनाता है, आपकी इरेक्ट इमेज बनाता है। अब व्हाट इज इरेक्ट इमेज एंड व्हाट इज इन्वर्टेड इमेज। इरेक्ट इमेज का मतलब होता है बच्चे सीधी इमेज, सबसे पहले ध्यान में रखना। इरेक्ट इमेज का मतलब होता है बच्चे सीधी इमेज, एंड इफ वी टॉक अबाउट इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज। अब यहीं पर मैं डिस्कस कर लेता हूं रियल और वर्चुअल की। तो रियल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर बनती हैं। रियल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर बनती हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज वो होती है जो आपकी स्क्रीन के पीछे बनती है। ठीक है, तो जो इमेजेस आपकी स्क्रीन के पीछे बनती हैं, मतलब जो इमेजेस स्क्रीन, हाँ जो इमेजेस आपके स्क्रीन के पीछे मतलब वर्चुअल होती है ना, वो हमेशा आपकी कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो ध्यान में रखना, जो इमेज आपकी वर्चुअल होगी वो इरेक्ट जरूर होगी, ऐसी जो इमेज आपकी रियल होगी वो इन्वर्टेड जरूर होगी। ठीक है भाई, देखो आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो आपका अगला पॉइंट है द इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट। जितना साइज का आपका ऑब्जेक्ट होगा ना, उतने ही साइज का आपका इमेज होता है किसके केस में, प्लेन मिरर के केस में। और हाँ, एक खास बात याद रखना बच्चे प्लेन मिरर की, कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ हमेशा इनफिनाइट होती है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज इनफिनाइट होती है। ठीक है भाई, बात करते हैं आगे। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। मतलब जितनी दूर आपने प्लेन मिरर के ऑब्जेक्ट रखा होगा, उतने ही दूर आपके मिरर के अंदर इमेज बन रही होगी। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पीछे करते जाओगे, आपकी इमेज भी कैसे होती जाएगी, पीछे पीछे होती जाएगी। तो यहाँ पर 3 चीजें अभी अपन ने देखी। क्या देखी सर, ये इमेज जो प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाएगा। दूसरी, सेम साइज की इमेज बनाएगा, मतलब जितने साइज का आपका ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की आपकी इमेज बनेगी। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि सर जितनी दूर आपने ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूर वो इमेज को बनाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। एंड फोर्थ वन इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इनफिनाइट। क्लियर, फोकल लेंथ हमेशा उसका कितना होता है, इनफिनाइट होता है। अगर फोकल लेंथ उसका इनफिनाइट होता है तो मुझे पावर बता सकते हो, पावर कितना होगा? पावर हमेशा उसकी 0 होती है। प्लेन मिरर की पावर हमेशा कितनी होती है बच्चे, 0 होती है। बिकॉज पावर क्या होता है, 1/f होता है, और 1/f मतलब 1/इनफिनाइट, और 1/इनफिनाइट की वैल्यू होती है बच्चे 0। ठीक है भाई, बात करते हैं अगले। तो द इमेज इज वर्चुअल। देखो जैसे मैंने आपको बोला था कि जो इमेज आपकी इरेक्ट होगी ना वो वर्चुअल जरूर होगी। सेम आपका वाइस वर्सा है, जो इमेज अगर आपकी वो वर्चुअल है तो वो इरेक्ट जरूर होगी। तो अगर मैंने वो पहले वाले पॉइंट में जैसे आपको बता दिया था कि द इमेज इज इरेक्ट, तो इसका मतलब ये वर्चुअल जरूर होगी। तो ये वाला पॉइंट तो फालतू का था बताना, ये तो एक ही में लिख देना चाहिए था वैसे। तो यहाँ पर लिख भी दिया है, जो वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, दोज इमेजेस व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती, स्क्रीन के पीछे बनती है। जैसे आप इस वाले केस में देख पा रहे होगे, ये जो बंदा है ये यहाँ पर ये खड़ा है,
है, ठीक है, तो ये प्लेन मिरर के पीछे दिख रहा है आपके इमेज, ठीक है ना। तो अपन को ऐसा लगता है कि वो स्क्रीन के ऊपर है, स्क्रीन के ऊपर नहीं, मिरर के अंदर होती है वो इमेज। तो अगली बात करते हैं, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब मैं पहले तो इसको साफ कर देता हूं, अब आपको समझाता हूं इस वाले पॉइंट का मतलब कि व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब होता है बच्चे, अगर आपने प्लेन मिरर के इस साइड राइट साइड हैंड खड़ा किया है तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो अंदर लेफ्ट साइड खड़ा हुआ है, मतलब इमेज में आपको अपोजिट दिखाई देता है, राइट साइड लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट साइड राइट दिखाई देता है। क्लियर है? तो इसी को क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। तो प्लेन मिरर में ऐसा क्या होता है कि प्लेन मिरर में क्या क्या चीज थी? सब पहले तो फोकल लेंथ इनफिनाइट होती है, दूसरी ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, तीसरा ये सेम साइज की इमेज बनाता है, चौथा ये सेम डिस्टेंस की इमेज बनाता है, और पांचवा आपका क्या होता है कि ये हमेशा लेटरली इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरली इन्वर्टेड? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है, अगर आपने यहां पर राइट साइड खड़ा किया तो वहां पर आपको कैसा ऑब्टेन दिखाई देगा? आपको विजिबल होगा राइट साइड का लेफ्ट और लेफ्ट साइड का राइट। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस को बोला जाता है। क्लियर है भाई? अब मैं बात करता हूं आगे। तो आई होप आपको इसको मतलब अभी तक समझ में आ रहा होगा, और समझ में अगर आ गया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं आगे। अब है आपका बढ़िया सा टॉपिक, बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? देखो, ऑल्दो वैसे तो मैं बहुत डीप में पढ़ाने वाला था, लेकिन मेरे को पता है कि आपका रैपिड रिवीजन चाहिए। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हो, मतलब ये वाला जो मिरर है ना, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना, लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस अंदर आ रही है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होता है ना, उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। और इसी का जस्ट अपोजिट है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर होता है, मतलब आउटवर्ड होता है, तो उसी को बोलते हैं हम क्या? कन्वेक्स मिरर। तो ये आपकी डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है, बकायदा आपकी पीपीटी और ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी आपके टेलीग्राम लिंक पर, ठीक है भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो उसमें आप जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, आपके बहुत सारी चीजें आपकी अवेलेबल होने वाली है, ठीक है भाई। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर व्हिच अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर। स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स, दे आर कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है भाई। अब बात करते हैं आगे। अगर जैसे हम आगे चलेंगे तो कुछ ये टर्मिनोलॉजी है आपकी जो आपको आनी चाहिए मेरे ख्याल से। वैसे तो ऑल्दो हर एक बच्चे को पता होती है ये चीजें, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ये सारी चीजें बच्चों को पता होती है। अब मैं इसको ना एक ही इसमें बता देता हूँ डायग्राम में, ठीक है। तो ये डायग्राम के अंदर अपन ये सारी चीजें देख लेते हैं। मैंने मान के चल, अच्छा ये मुझे बता दो ये कौन सा मिरर है? देखो अंदर आपके रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही चल रही है ना इमेज, जिसपे आपका कनकेव मिरर है। कौन सा है? कनकेव मिरर है। अब यहां पर देखो, जो ये सी आपको दिख रहा है ना, ये सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ जो होता है वो होता है आपका फोकस, एफ जो होता है फोकस है, फिर इनको प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। पी जो होता है, पी होता है आपका पोल। आपका जो ये एक्स वाई लाइन दिख रही है ना, इमेजिनरी लाइन जो ये दिख रही है, ठीक है ना, इमेजिनरी लाइन, जिस जो लाइन आपके वो मिरर को क्या कर रही है, दो इक्वल हिस्से में बांट रही है ना, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब अच्छी बात और एक और कि आपका जो फोकस है ना, ये पोल से फोकस तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। P से F तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और P से C तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। P से C तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और P से F तक की दूरी को क्या बोलते हैं? हम फोकल लेंथ। अब देखो, फोकल लेंथ जितनी होगी ना, उसका डबल हमेशा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। या फिर मैं यूं कहूं, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, फोकल लेंथ का डबल होता है। या फिर मैं ये कहूं कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। बात एक ही है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आप याद रखना, फॉर्मूला सिंपल सा ये है कि आपका जो R होता है ना, R, एक सेकंड, हाँ, आपका जो R होता है वो हमेशा क्या होता है? F अपॉन में 2 इंटू में F होता है, ठीक है ना। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो आपका क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो इससे रिलेटेड आपके जो न्यूमेरिकल्स ना बहुत पूछे जाते हैं भाई, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर मैं पीछे वाली स्लाइड में लेके आऊं तो आपके पास ये आपको फॉर्मूला दिखेगा ही दिखेगा, ये रहा, देखो भाई, ये आपका फॉर्मूला अपने आप को चमका रहा है, ये देखो भाई, ये रहा फॉर्मूला। तो R इक्वल टू में 2 इंटू में F, या फिर मैं कहूं F इक्वल टू में R अपॉन में 2, बात सेम होती है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, मतलब कनकेव मिरर के साथ और कॉन्वेक्स मिरर के साथ इनके बीच का रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसको मैं कई बार करवा चुका हूं, तो डायरेक्टली आपके सामने ये मैंने टेबल लिख दी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इमेज फॉर्मेशन बता दें तो फिर कमेंट में बता देना, तो मैं एक बार और वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, रिफ्लेक्शन ऑफ मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है भाई। तो अभी तो फिलहाल ये आपके पास टेबल है, और टेबल में कहूं तो टेबल में एक चीज आपकी इंपॉर्टेंट है जो है आपका ये वाला पार्ट, ठीक है ना, एक सेकेंड,
हाँ, ये आपको ये चीज याद रखनी है एट सी। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो आपकी इमेज भी सी पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। एक तो केस ये याद रखना है। दूसरा केस ये याद रखना बच्चे, जब आपका जो आपका ऑब्जेक्ट है पोल और फोकस के बीच में होगा ना, तो आपका बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज बनेगी, ए लार्ज इमेज बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। आपके कॉनकेव मिरर में एकमात्र ऐसा केस जिसमें आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है वो केस है जब आपका ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया जाए, पोल एंड फोकस के बीच में प्लेस किया जाए तो। ठीक है भाई, चलो अब यही बताना था इसमें, और मेरे ख्याल से आपको ये बहुत सिंपल लग रहा होगा अभी। अब बात करते हैं इनके यूजेस से। क्यों यूजेस से इनके क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। अगर मैं यूजेस की बात करूं तो कॉनकेव मिरर का जो यूज है वो बहुत सिंपल सा है। आप खुद समझिए, जो कॉनकेव मिरर होता है ना, वो आपको सेम साइज की इमेज भी देता है, आपको बड़ी इमेज भी देता है और आपको छोटी इमेज भी देता है। तो आपको मिक्सचर ऑफ मतलब वैरायटी ऑफ इमेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो कॉनकेव मिरर आर यूज इन टॉर्चेस, टॉर्च में यूज की जाएगी, सर्च लाइट्स में यूज की जाएगी, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स में यूज करी जाएगी। दे आर यूज्ड इन सेविंग मिरर्स आल्सो, दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ। मतलब बड़ी बड़ी इमेज देखनी है, छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देखनी है तो आप किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेसेस में किसका यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो इनमें से यूजेस में से कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे भी पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस, तो आपको बताना पड़ेगा कॉनकेव मिरर है, या फिर सोलर फर्नेसेस का अगर आ जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कॉनकेव मिरर है। ठीक है भाई, तो बात करते हैं आगे। ये तो यूजेस थे, ये आपको लर्न करने वाला कॉन्सेप्ट था। हाँ, ये बहुत अच्छा है, इसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपसे ये पूछते हैं, पता ऑल दो सभी को है कि रियर व्यू इमेजेस में, रियर व्यू वो मिरर्स में आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। रीजन पूछते हैं ऐसा क्यों, तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। कॉन्वेक्स मिरर गिव्स erect and diminished images of objects. They also have a wider field of view than plane mirror. प्लेन मिरर के मुकाबले ये वाइडर आपको लेंथ प्रोवाइड करते हैं, वाइडर फील्ड प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देखने को। साथ ही साथ में जो पीछे आपके इमेज वो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ना, उनकी छोटी इमेज बनाकर देता है ये, और वो इरेक्ट होती है, मतलब ये सीधी होती है, उल्टी नहीं होती है। अगर उल्टी हो रही होती तो कौन सी इमेज, कौन सा वो मिरर का यूज किया जाता है सर, वो किया जाता है आपका कॉनकेव मिरर का। ठीक है भाई, चलो तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का ये जो यूज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना कि कन्वेक्स मिरर का जो यूज है वो कहां पर किया जाता है, रियर व्यू मिरर्स में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है ना, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज प्रोवाइड करता है किसी भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की, और साथ ही साथ में दे आल्सो हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से अच्छी ये व्यू आपको प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं इनके साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन से पहले आई होप कि आपको क्या करना चाहिए, मिरर फॉर्मूला देख लेना चाहिए। तो मिरर फॉर्मूले की बात करते हैं, यहां से आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा भाई, तो ध्यान से पढ़ना इस चीज को। तो बात करते हैं आपके न्यूमेरिकल पार्ट की। तो यहां पर देखो द मिरर फॉर्मूला, कुछ नहीं पढ़ना भाई, लैंग्वेज कुछ मत पढ़ो, सिंपल ये वाला फॉर्मूला देख लो कि 1/f वो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, मतलब 1/ फोकल लेंथ इक्वल टू 1/में इमेज डिस्टेंस प्लस 1/में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, मतलब आपकी कितनी दूर इमेज बनी है। u कहता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, आपकी कितना दूर ऑब्जेक्ट बना है, वो ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा गया है। ठीक है भाई, बात आती है मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन आपको साइज बताता है ऑब्जेक्ट का, आपके इमेज या फिर ऑब्जेक्ट की साइज की बात करता है, कितना गुना बना है, कितनी टाइम्स आपको इमेज बनी है, इस तरीके से बताता है। तो मैग्निफिकेशन के भी दो फॉर्मूले ये है आपके पास, ठीक है ना। सीधा लास्ट वाले में आ जाओ कि मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले क्या हैं सर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर तो ये फॉर्मूला रख लो, नहीं तो आप फॉर्मूला रख लो -v अपॉन में u। नेगेटिव साइन को मत भूल जाना भाई मेरे, नेगेटिव साइन यूज किया जाता है इसमें। ठीक है भाई, तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके अंदर हमने क्या देखा, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। जो अगर मैं कहूं लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है, एक तरीके की एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। उसके एप्लीकेशन कई जगह पर यूज किए जाते हैं, जैसे शेडो बनती है, हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात कर लें तब भी आपका लाइट का यूज होता है। तीसरी आपका वो लाइट हमेशा किसमें वो ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करता है। चौथा अगर मैं बात करूं, जो आपका लाइट होता है, लाइट से हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है, क्योंकि आपकी जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी, वहां से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आएगी, तभी आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज इन एयर इज ऑलवेज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, तो इमेजिन करो आपकी विश्व की सबसे ज्यादा तेज स्पीड है आपकी अर्थ की, ठीक है ना, सबसे ज्यादा आपकी क्या है तेज स्पीड किसकी होती है, लाइट की होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, चलो तो यहां पर फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा कि आपका क्या होता है, दो तरीके की इमेजेस होती हैं, रियल इमेजेस होती हैं, वर्चुअल इमेज होती हैं। रियल इमेजेस वो होती हैं जो स्क्रीन के ऊपर बनती हैं, वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जो आपकी स्क्रीन के पीछे बनती हैं। जो रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड भी होगी, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टी इमेज। जो आपकी वर्चुअल होगी वो इरेक्ट जरूर होगी, क्यों होगी, क्योंकि जो इरेक्ट इमेज होती है वो बनती है हमेशा सीधी। बात करते हैं प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की खास बात है क्या थी सर, वो हमेशा उसका फोकल लेंथ क्या होता है, इनफिनाइट होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ
उतनी ही साइज की इमेज बनाएगा जितनी साइज का ऑब्जेक्ट था। तीसरी अगर मैं बात करूं, जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा था आपने उतनी दूर आपका इमेज बनेगा। चौथे अगर मैं बात करूं आपके वो प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ अगर इनफिनाइट है तो आपका पावर कितना होता है, वो उसका प्लेन मिरर का 0 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास स्फेरिकल मिरर आ गए थे। स्फेरिकल मिरर में प्रिंसिपल फोकस देखा आपने, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, उससे ही एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या नाम है फॉर्मूला क्या था, वो मैं आपको यहां पर लिख के देता हूं। वो फॉर्मूला था आपका आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर क्या था आपका वो फॉर्मूला, वो था कि आर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। हमेशा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना फोकल लेंथ के डबल होता है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद मिरर फॉर्मूले पे आ गए। हाँ, ऑल्दो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आपको इमेज फॉर्मेशन की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बता देना कि सर मुझे इमेज फॉर्मेशन बता दीजिए, उसकी मैं वीडियो फिर से एक बार अपलोड करवा दूंगा। वैसे तो ऑल्दो मैं कई बार करवा चुका हूं आपसे। चलो भाई, तो बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। तो मिरर फॉर्मूला आपके पास प्रस्तुत है 1/v + 1/u = 1/f। और मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है, -b/u या फिर हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये था आपका किसका, बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मैं इमेज इसकी वो करूं, बात करूं साइन कन्वेंशन की, तो साइन कन्वेंशन बहुत बेसिक सा होता है। साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखो, मैंने यहां पर कॉनकेव मिरर लिया है। कौन सा मिरर लिया है सर, कॉनकेव मिरर आपने ले लिया, बिल्कुल सही बात है। अब कॉनकेव मिरर से ही हम सारी चीजें समझेंगे, कॉनकेव मिरर क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, ठीक है। तो जो चीज देखो, नंबर लाइन आपने देखी थी, ऐसी नंबर लाइन होती थी, तो ऊपर हमेशा ऑब्जेक्ट वो जो वही चीज होती थी प्लस में होती थी, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता था, आपके लेफ्ट साइड में आपका क्या होता था नेगेटिव एक्स एक्सिस होता था, राइट साइड में क्या होता था पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता था। सेम चीज यहां पर होगी, ठीक है भाई, सेम चीज यहां पर होगी। तो इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूं फिर समझाता हूं। अब समझो, अगर मैं यहां पर बात करूं, ये चीज है, आपने अगर इमेज फॉर्मेशन करिए तो आपके कॉनकेव मिरर के लिए सारे ऑब्जेक्ट इसी साइड रखे जाते हैं, सारे ऑब्जेक्ट इस साइड है, तो इसका मतलब यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बात करते हैं इसकी इमेजेस भी कहां बनती है सर, इसी साइड बनती है, तो इमेजेस भी कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। इसका फोकल लेंथ भी कहां पर है सर, इसी साइड है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एक केस ऐसा था जो पोल एंड फोकस के बीच का था, जो उसमें इमेज आपकी कहां बनती थी, यहां पर बनती थी, तो इसके लिए इमेज क्या होगी, प्लस होगी, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन आपके सेम आपके लेंसेज के लिए भी काम करता है, सेम आपके मिरर के लिए भी काम करता है, ठीक है भाई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं, जैसे इसको हटाता हूं पहले, अब मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये होता है, ठीक है, एक सेकंड उल्टा बना दिया मैंने, जस्ट अ सेकंड। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना वो आपको कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसा ये पॉलिश होता है अंदर से। अब ये देखो, कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ कैसा होगा, प्लस का होगा। सर यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा, यहां पर ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। इमेज आपकी कहां बन रही है सर, यहीं पर बन रही है अंदर, तो इमेज कैसी होगी, प्लस की होगी, ठीक है भाई। तो याद रखना, कभी भी अगर इमेज आपकी नेगेटिव आ रही है ना तो वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव आ रही है तो हमेशा वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी, ठीक है भाई। चलो भाई, अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं बात करता हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। देखो, रिफ्रैक्शन जो होता है वो लेंसेज के द्वारा किया जाता है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो आपके मिरर के द्वारा किया जाता है। तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाली जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ लेंसेज के थ्रू पढ़ी जाती है। तो बात करते हैं इसमें, तो यहां पर भी देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो था जिसमें बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन यहां पर क्या होता है ना, यहां पर आपकी सीधी चली जाती है लाइट, देखो लाइट रे सीधी जा रही है, मतलब कहीं बाउंस होकर बैक नहीं आ रही है वो यहां पर, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, आपका आता है रास्ते में चेंज। लाइट जा रही थी सीधी 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 जाती जा रही है, लेकिन वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, रास्ते से भटक गई, तो इसी को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसमें, जैसे यहां पर लिखा भी है, when light travels obliquely from one transparent medium into another it get bent। मतलब वो क्या हो जाता है, जब कभी एक मीडियम से दूसरी मीडियम पे जाता है तो वहां पर क्या हो जाती है, लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी लाइट क्या हो जाती है, डायरेक्शन आपकी टिल्ट हो जाती है, टिल्ट या फिर कह सकते हो बेंट हो जाती है अपने पाथ से। जैसे एग्जांपल, ये वाला आप एग्जांपल समझना, ये वाला। तो देखो यहां पर क्या थी, नॉर्मल था, यहां पर रेयर मीडियम, अच्छा रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम समझ लो। रेयर मीडियम इज द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। इफ वी टॉक अबाउट डेंसर मीडियम इज द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम, ठीक है भाई। चलो, तो आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, आपका रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो यहां पर क्या होगा, आपकी लाइट रे बकायदा आ रही थी, अच्छी खासी आती जा रही है, और वो क्या कर रहा है, वो आपका मीडियम चेंज हुआ, मीडियम क्या होगा, चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी लाइट की स्पीड चेंज होगी, और लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से एग्जैक्टली क्या होगा, वो कहीं ना कहीं बेंट हो जाएगी, या फिर तो देखो टुवर्ड्स नॉर्मल आएगी, या फिर वो अभी फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अब उसकी कंडीशन समझते हैं, टुवर्ड्स नॉर्मल की और अभी फ्रॉम द नॉर्मल की कंडीशन समझते हैं। जब कभी भी लाइट रे आपका रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी, जब कभी भी आपकी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी तो हमेशा वो नॉर्मल की तरफ आती है। इसको आप इस तरीके से ध्यान रखना, आर डी मतलब आर डी शर्मा से याद रखना, तो आर डी शर्मा की तरफ जाते हैं ज्यादातर बच्चे, तो मतलब आर डी शर्मा, ठीक है। तो आर से क्या होगा, रेयरर मीडियम, डी से क्या होगा, डेंसर मीडियम। जब कभी भी लाइट रे आपकी क्या होती है,
क्या होती है, जब कभी लाइट रे आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो हमेशा वो टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। इसी का जस्ट ऑपोजिट केस है, अगर आपकी लाइट रे डेंसर से रेयर जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर जाती है, तो वो अभी अविदा नॉर्मल हो जाती है, मतलब भाग जाती है। तो देखो इसको ध्यान रखने का बड़ा सिंपल तरीका, डी आर कौन प्रीफिक्स यूज करते हैं अपने नाम क्या, डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स के पास क्या होता है, इंजेक्शन, तो इंजेक्शन से लोग क्या करते हैं, भागते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखना, इसको सिंपल तरीका है आपको याद करने का। ठीक है भाई, तो चलते हैं आगे। आगे आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यहां से पॉइंट सब समझना अच्छे से। ठीक है भाई, तो पॉइंट समझने के लिए मैं ले लेता हूं पेन। अब देखो यहां पर क्या होता है, जब कभी भी ग्लास स्लैब के अंदर आपकी लाइट जाती है ना, वो 2 बार रिफ्रैक्शन करती है। कितनी बार, 2 बार। एक तो जब एंटर करती है तब, और एक जब एग्जिट करती है तब। जैसे यहां से लाइट रे एंटर कर रही है, तो यहां एंटर कर रही है तो वो बाहर कैसा मीडियम था सर, एयर वाला मीडियम था, मतलब रेयरर मीडियम था। अंदर कौन सा मीडियम था सर, डेंसर मीडियम था। तो रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आती है तो वो लाइट क्या हो जाती है, आपकी नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी। ठीक है, ये वाली अगर लाइट आप चेक करोगे तो यहां पर पहले इरेज करता हूं मैं, तो यहां पर इसको चेक आउट करो कि जो आपकी ये वाली लाइट रे है ना, ये वाली, ये क्या हो रही है, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ आ रही है यहां पर। ठीक है, तो आपके जब कभी भी आपका क्या हो, डेंसर रेयर से डेंसर मीडियम का जाती है ना, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। तो नॉर्मल की तरफ अगर वो बेंट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, सिंपल है कि वो अपने पाथ को चेंज कर रही है। यहां पर एक बार रिफ्रैक्शन यहां पर हो गया, अब वो बाहर भी निकलेगी, और बाहर निकलने के लिए यहां से निकलेगी वो, और यहां पर भी एक बार रिफ्रैक्शन होगा। क्यों होगा सर, ये जो मीडियम है वो डेंसर हो गया, और बाहर वाला मीडियम अगेन क्या हो गया, रेयरर हो गया। तो यहां पर वही वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा सर, जब डेंसर से रेयरर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। तो ये था मेरा नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर चली गई। और यहां पर चेक करोगे तो उसको जाना कैसा चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था। जस्ट अ सेकेंड, अगेन आई वुड हैव टू इरेज दिस। तो यहां पर देखो जाना उसको कैसे चाहिए था, इस पाथ में जाना चाहिए था, लेकिन वो गई कैसी, ऐसी। तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इनके बीच में इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। सिंपल देखो पाथ में चेंज आया कि नहीं आया, उसको जाना सीधा चाहिए था, लेकिन वो गई कैसी, ऐसी गई। तो इस चीज में इसको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं जो आपका एंगल ऑफ इमरजेंस होता है वो क्या होता है। तो एंगल ऑफ इमरजेंस बेसिकली क्या होता है, यहां पर चेक करोगे तो एंगल ऑफ इमरजेंस, ये जो एंगल होता है ना, जो आपकी क्या होती है, रिफ्रैक्टेड, जो ये नॉर्मल और आपका फाइनल रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है ना, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इमरजेंट। या फिर मैं ये कहूं, ये रिफ्रैक्टेड रे भी नहीं होती, ये होती है इमरजेंट रे। कौन सी रे होती है, इमरजेंट रे। इमरजेंट रे आप ये कह सकते हो, सेकंड बार जो आपका रिफ्रैक्शन कर रही है ना, वो रे होती है आपकी इमरजेंट रे। ठीक है, फाइनल रे जो आपकी बाहर निकल रही है ना रिफ्रैक्शन के बाद, उसी को क्या बोला जाता है, इमरजेंट रे बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे, तो बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है लॉस। तो पहला तो सिंपल है, जैसा कि आपने कहां पे पढ़ा था, आपके रिफ्लेक्शन वाले में चैप्टर में पढ़ा था ना, वो टॉपिक में पढ़ा था, सेम वैसा ही है। तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interface of two transparent media at a point of incident or lie in the same plane। सेम कॉन्सेप्ट है, तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। बात आती है ये वाले की, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सेकंड वाला लॉ, ये बच्चे के दिमाग में नहीं घुसता है। तो इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, साइन आई डिवाइडेड में आपसे फिर बोला साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है ना, तो साइन आई अपॉन में साइन आर हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं साइन आई डिवाइडेड में साइन आर, ये हमेशा कैसा होता है बच्चे, इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, इसी लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो कई बार सीबीएसई ने क्वेश्चन ये पूछे हैं कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ या फिर डिस्क्राइब स्नेल्स लॉ। तो इसका मतलब सिंपल, आपको सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है भाई, बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है वो समझते हैं। ये कई बार पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन कई बार पूछी गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसी को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट कर सकते हैं, तो n इक्वल टू में c, आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c से डिनोट की जाती है, और डिवाइडेड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, v क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो गया। तो ये वाला फॉर्मूले से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन तीनों में से क्या करेगा वो, कोई दो चीजें दे देगा आपको और आपसे तीसरी चीज पूछ लेगा। जैसे सपोज मैंने आपको, देखो एक चीज तो गिवन है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, c की वैल्यू कितनी होती है सर, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये तो आपका क्या है, सेम रहेगा। आपको क्या करेगा, आपको जैसे मान के चलो मैं आपको बोलूं कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना 1.5 है, और आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सिंपल देखो, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला कि आपकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो आपका 1.5 है,
कितना 1.5। आपको क्या निकालना है, v निकालना है। तो सिंपल क्या होगा, इस फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं, इस वाले फॉर्मूले में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पे 1.5 रख देना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की जगह पे 3 × 10⁸ रख देना, आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकल जाएगा। ठीक है भाई। और न्यूमेरिकल्स की ऑल्दो एक अलग सी वीडियो आएगी, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे। ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं भाई सेम वैसे जैसे कि हमने किस में डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन में स्फेरिकल लेंसेज की बात करते हैं। तो स्फेरिकल लेंसेज की अगर मैं बात करूं तो वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस। तो यहां पर देखो कॉन्वेक्स लेंस ये वाला होता है और कनकेव लेंस ये वाला होता है। कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है ना, ये आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो आपकी कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, और कब जो कनकेव लेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है भाई। आगे देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट। सेम वही है, आपके रे डायग्राम्स मैंने कई बार करवा रखे हैं इसको। तो अगर आपको ऐसा है कि सर मुझे करवा दीजिए एक बार, तो मुझे अगेन बता देना कि तो फिर मैं एक ही बार में सारे रे डायग्राम सारे करा दूंगा। ठीक है भाई। साइन कन्वेंशन से पहले मैं मिरर लेंस फॉर्मूले की बात कर लूं, तो लेंस फॉर्मूला बेसिकली क्या है, सिंपल लेंस फॉर्मूला यहां पर है, ध्यान में रखना। लेंस फॉर्मूले में बीच में माइनस आता है और मिरर फॉर्मूले में बीच में प्लस आता है। सेम मैग्निफिकेशन के साथ है। मैग्निफिकेशन में इस वाले फॉर्मूले में -v/u था मिरर में, लेकिन यहां पर क्या है, प्लस का v/u आएगा। ठीक है, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, सेम वही होता है। तो अगर मैं बात करूं थोड़ा सा रिकैप, अगर मैं डिफरेंस बताऊं दोनों के फॉर्मूले में, तो क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। इफ वी टॉक अबाउट मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/f = 1/v + 1/u। और मैग्निफिकेशन में क्या होता है, मिरर की बात करूं तो मिरर का मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर मैं कह सकता हूं माइनस का v/u। और मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ लेंस तो वो क्या होता है, m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां तक तो सेम है, लेकिन जब v और u के कॉन्सेप्ट में आ गया ना, तो वहां पर क्या हो जाता है, माइनस का प्लस बन जाता है, तो v/u डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप चेक करो तो यहां पर ये माइनस का रहेगा और ये चीज आपकी कैसी रहेगी, प्लस की रहेगी। तो ये था आपका क्या, लेंस फॉर्मूला। और सेम मैग्निफिकेशन वो आपका क्या रहेगा, साइन कन्वेंशन सेम है उसके लिए। जैसे मैंने बोला था कि जो अबव द एक्सिस होगा तो प्लस का होगा, बिलो द एक्सिस होगा नेगेटिव होगा, राइट ऑफ द एक्सिस होगा तो प्लस का होगा, लेफ्ट होगा तो नेगेटिव होगा, सेम चीज है। अब देखो यहां पर अगर मैं किसकी बात करूं, अब मैं वापस आता हूं थोड़ा सा, है ना। तो हाँ, साइन कन्वेंशन से पहले भी, हाँ इसमें अगर मैं वापस आऊं तो आपको मैं इसमें समझाता हूं साइन कन्वेंशन अच्छी तरीके से। देखो आपका जो ये वो लेंस है, ये कौन सा लेंस है सर, ये है मेरा कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है, रियल फोकस क्या होता है सर, इस साइड होता है। तो ये इस साइड है, तो ये कैसा होगा, फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी सर, प्लस होगी। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है सर, ऑब्जेक्ट यहां रखा जाता है। ऑब्जेक्ट यहां रखा जाता है तो यू कैसा होगा सर, नेगेटिव होगा। अच्छा इमेज कहां बनती है सर, यहां पर बनती है। इमेज यहां पर बनती है, इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, प्लस का होगा। ठीक है, सेम वैसे कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग से नहीं है भाई, कोई भी चीज अलग से नहीं है इसमें। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। अब हम पहुंच चुके लास्ट में। तो लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है पावर ऑफ लेंस का। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, सिंपल सा, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। अगर मैं कहूं फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, और हाँ फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए, अगर वो सेंटीमीटर में दे रखी है तो उसको चेंज करोगे आप किसमें, मीटर में, देन इस फॉर्मूले में पुट करोगे। तो P = में क्या हो जाएगा, 1/f इन मीटर। ऐसा यूनिट क्या होती है सर, ऐसा यूनिट होती है डायप्टर, और हाँ इसकी ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स भी हो सकती है। क्लियर है, तो दो ऐसा यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की। तो पावर ऑफ लेंस P से डिनोट किया जाता है, ऐसा यूनिट डायप्टर होता है और मीटर इनवर्स भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, तो देखो पावर हमेशा लेंसेस की होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर हमेशा प्लस की होगी और कॉन्केव लेंस के लिए हमेशा पावर कैसी होगी, नेगेटिव की होगी। मतलब मान के चलो मैं आपसे बोल दूं कि माइनस का 1.2 डायप्टर है, और मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, बताओ यहां पर किस लेंस की ये पावर है। तो सर नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव किसकी होती है, कॉन्केव लेंस की होती है। तो सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज करके एक क्वेश्चन और आपको इंपोर्टेंट बता दूं, वो है डेफिनेशन ऑफ वन डायप्टर। एक डायप्टर की डेफिनेशन बहुत इंपोर्टेंट है, सीधी डेफिनेशन ये मतलब छाप देना, वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जिस भी वो लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी ना, उसी की पावर को क्या बोला जाएगा, वन डायप्टर बोला जाएगा। ठीक है भाई, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला ये हो गया आपके लिए। इतना खास बात ये ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर प्लस होती है और कॉन्केव लेंस के लिए पावर नेगेटिव होती है। ये था आपका लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर मैं कहूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आज यहां पर खत्म होता है। आई होप आपका जो क्विक रिवीजन था वो आपका सही से हो पाया होगा। जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ पाया तो आपको कमेंट में जरूर करना। कमेंट करने से क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर बच्चे को समझ में नहीं आया, तो मैं उसको हो सकता है कि छोटी छोटी वीडियोस में आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूं। कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन वाले कॉन्सेप्ट को ना ऑफलाइन जैसा ही बना दें। ठीक है भाई, तो साथ ही साथ में वो मतलब जुड़े रहना, क्यों, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल्स इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और जो पीवाईक्यूज वाली न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं बहुत जल्द कराने वाला हूं। ठीक है, अब मिलते हैं अगले कोई बढ़िया सा चैप्टर में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।